नमस्कार सभी को। आज चौथा दिन होने जा रहा है योग टीचर ट्रेनिंग का। तो आज हम समझते हैं वास्तविक योग और आधुनिक या फिर भौतिक योग। आज जो हम योग कर रहे हैं और जो पुरातन समाज में जो योग था उसमें कितना डिफरेंस है, कितना उसमें जो भिन्नता आ चुकी है, उसको हम समझेंगे आज। वास्तविक जो योग है, जो हमारे जो पुराने समय में या फिर जो हम जब जाएंगे अपने पीछे पास्ट में जाएंगे जब हम, तो उस समय का योग जो है वो एक तरीके से अंतर आत्मिक था। वो एक तरीके से किस में था, वो जब हम बात करते हैं काफी सालों पहले की बात करते हैं, काफी युगों पुरानी की जब हम बात करते हैं, युग की जब बात करते हैं, उस समय जो योग था ना वो योग जन जन तक था। उस समय योग जो है घर घर तक था। आज का जो योग है, आधुनिक जो योग है, आज का जो समय जो आधुनिक योग है वो सिर्फ कुछ शहरों में, कुछ लोगों के पास, समाज में हर कोई योग को नहीं कर रहा। लेकिन उस समय योग जो है हर घर में जन जन तक था। क्यों? क्योंकि उस समय लोग जो है योग की महत्ता को समझते थे, योग की जो महत्वाकांक्षाएं थी, योग की जो लाभ थी, योग के जो फायदे थे, उस सबको लोग समझते थे उस समय। लेकिन आज जो है हम सिर्फ स्वार्थ हो चुके हैं कि हमें अगर फायदा मिलेगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो योग को कोई नहीं करता। और योग करने का तरीका बदल चुका आज के टाइम पे। आज आपने देखा होगा काफी जगह पर लिखा रहता है YOGA। हम तो योग लिखते भी नहीं, हम तो योगा लिखते हैं, जबकि होता क्या है, ये होता है ना। क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ पाता, इसको बोलने में नहीं आ पाता। योग को इसलिए क्या बोलते हैं, योगा बोलते हैं, जबकि योगा कुछ भी नहीं होता, योग होता है। इसलिए हम तो अब तो बोलना ही भूल चुके कि योग है क्या, है ना। हम योगा बोलते हैं हर जगह। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, अगर आप लोग भी अपने प्रोफाइल पे योगा लिखते हैं या योगा, तो उसको योग बना लीजिए, ताकि आपका जो मेन मोटिव जो है वो योग में जाना चाहिए, ना कि योगा में होना चाहिए। जब आप योगा लिखते हो तो योगा जब आप लिखते हो ना, तो उसके साथ में आसन जरूर डाल दिया करो, तो आप योगासन बन जाएगा। ठीक, योग का रिलेशन किससे है, योग प्लस जब आसन कर देंगे तब जाके हम उसमें क्या बोल सकते हैं, योगासन बोल सकते हैं उसको हम। लेकिन उसके अलावा हम योग को जो है योगी बोलेंगे, जिसके अंदर सब आता है। जब हम योगा बोलते हैं तब हमें लगता है हम योगासन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम योग की बात करते हैं, जब उसके अंदर हमारे जितने भी अष्टांग अंग के जितने भी नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समझ सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें। और आपने डिग्रियां पास करी है, आपने MA BA की डिग्री पास करी है, तो उसके अंदर भी आप ध्यान रखें कि आपने योग की डिग्री ली है, ना कि योगा की डिग्री ली है। योगा का मतलब क्या होगा, आपने केवल आसन में पारंगत नहीं किया, आपने सभी जो उसके अंग है सभी में आपने ध्यान दिया, सभी में आप उसको पढ़ के आगे बढ़े हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, किस रूप में अब हम आगे चाहते हैं। समय को लेकर चलते हैं, आज की अवधि में और पुराने अवधि में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर हम लोग आज के टाइम पे जो योगा कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमें पता है कि योग के जो लाभ है वो अनंत है। किस रूप में? क्योंकि योग हमें जो है शारीरिक रूप में भी, शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप पे और आत्मिक रूप पे, आध्यात्मिक रूप पे हर जगह पर लाभ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल शारीरिक रूप पर हम फोकस करते हैं आज के समय पर, कि हमारा मोटापा कम हो जाए, हमारा थायराइड ठीक हो जाए, हमारा जो है लिवर ठीक हो जाए, हमारा माइग्रेन ठीक हो जाए। हम केवल बाहरी बीमारियां जो भी होती है, मेडिकल जो बीमारियां होती है, हम केवल उसी में फोकस करते हैं। हम आंतरिक बीमारी को भूल जाते हैं, मानसिक बीमारी को भूल जाते हैं, हम आध्यात्मिक बीमारी को भूल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग केवल स्वास्थ्य के लिए योग कर रहे हैं, केवल बाहरी आवरण को ठीक करने के लिए योग कर रहे हैं, जबकि योग क्या होता है, पूरा ओवरऑल, उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। जब बॉडी का एक एक अंग जब ठीक होता है, एक एक पार्ट ठीक होती है, जब हमारे एक एक नस नाड़ियां ठीक होती है, तब उसको हम बोलते हैं हमने योग किया। हम केवल शरीर को देख के नहीं बोलते हम योग किया, ठीक है। इसको आज हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे थोड़ा बहुत, कि प्रैक्टिकली किस तरीके से हम शरीर को बना रहे हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकली हम देख पाएंगे। अगला है अनुशासन। किसी भी फील्ड में अगर आपको रियल में उस लेवल पे जाना है तो इस बात का ध्यान रखना। आपने सुना होगा डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन जो शब्द होता है वो अपने आप में एक तरीके से एक अलग फील्ड है।
जो आपको अपने फील्ड में आपको एक अच्छा नाम देता है, अच्छा एक रौनक देता है। क्योंकि अनुशासन में रहते हुए अगर आप किसी भी काम को करते हो तो आपको उस चीज की पकड़ होती है। इसलिए योग के अंदर आपने पहला सूत्र सुना होगा, अथा योगानुशासनम। योग को पढ़ने से पहले आप पहले अनुशासन में आइए, अनुशासित रहिए। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम अनुशासन को भूल जा रहे हैं। कॉलेज में भी, स्कूल में भी क्या हो रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं। हम लोग ज्ञान ले रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनुशासन भूल जा रहे हैं, डिसिप्लिन भूल जा रहे हैं। कब कैसे बैठना चाहिए, कब कैसे खाना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन में आते हैं। हमें अपनी फील्ड की नॉलेज है लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ लेके आना चाहिए। हमें बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, छोटों से कैसे बिहेवियर करना चाहिए, ये सब किस में आता है, सब ओवरऑल डिसिप्लिन में आता है। डिसिप्लिन आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपने बचपन से लिखते हो, आप बड़े हुए हो तो आपको पता है कि छोटे बच्चे जब हम भी छोटे थे तो हम भी कैसे रिस्पेक्ट करते थे बड़ों की। हम धीरे धीरे बड़े हुए तो कैसे रिस्पेक्ट, हम धीरे धीरे हम बड़े की करना शुरू कर दिए। ऐसे हमें बच्चों को भी सिखाना, हमसे छोटे हैं उनको बताना है कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने बड़ों से जो कैसे बात करना है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को भी नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि हम खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमें कॉपी करते हैं। जिस प्रकार आपका बिहेवियर होता है, जैसे कि हमने आज बात करी कि बच्चे जो है देख के सीखते हैं ना, जितना ज़्यादा आज के समय पर जो मैक्सिमम जो क्या हो रहा है, बच्चे सुन के नहीं, वो देख के सीखते हैं। उनको जितना विजुलाइज करोगे, जितना उनको दिखाओगे और जो चीज़ दिखाओगे वो उसको लर्न करते हो, सीखते हैं। जैसे कि आप क्या हो रहा है आज के टाइम पे, पेरेंट्स लोग आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, गुस्सा करते हैं एक दूसरे पर, टीचर्स भी आप लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को देखता है और फील करता है, फिर ऐसे ही वो गुण अपने अंदर लेके आता है। फिर वो भी आपस में स्कूलों में लड़ाई करना, टीचर से लड़ाई करना, टीचरों से ऊपर ऊंची जबान में बात करना। ऐसे माता पिता अगर आपस में जो बिहेवियर रखेंगे उसी का इम्पैक्ट अपने बच्चों पर पड़ता है। तो आप सभी जितने पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, जितने टीचर्स जो सुन रहे हैं, अगर किसी भी बात पर अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, किसी चीज पर अगर आपको गुस्सा, पहले आप गुस्सा मत करिए। आपने आपको अब योग में हो तो आप अपने को कूल करना आपको आना चाहिए, आपको काम डाउन करना आपको आना चाहिए ना, सम रहना आपको आना चाहिए। अगर आप फिर भी किसी बात से अगर गुस्सा हो तो आप उस फील्ड को आप फिलहाल के लिए छोड़ के, मतलब अगर आपके आसपास बच्चे हैं, आपके आसपास कुछ क्राउड है, आपको वहां से हट के किसी दूसरी जगह पर जाइए ताकि आपका जो है वो माहौल वहां ना बिगड़े, ताकि आपकी वजह से वो बच्चे उस माहौल में ना आए। तो ये आप चीज कर सकते हो। वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको जो गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखो आज के समय पर क्या हो रहा है, बच्चे फोन के बिना कुछ कर ही नहीं पा रहे। उनको खाते हुए भी फोन चाहिए, सोते हुए भी फोन चाहिए, उनको स्कूल जाते से पहले फोन चाहिए, उठने से पहले फोन चाहिए, उठने के बाद फोन चाहिए, मतलब सोते हुए फोन चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो आपको देख के सीखा। आप लोग क्या करते हैं, दिन भर फोन में लगे रहते हो, चाहे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका काम भी लैपटॉप में दिन भर मांगे, चलो आप होम पर काम करते हो, ठीक है, ऑनलाइन काम करते हो आप लोग, तो आप दिन भर लैपटॉप में, तो बच्चे को दिख गया कि आप लोग लैपटॉप में काम कर रहे हो, आप लोग फोन में काम कर रहे हो, तो उसको तो ये नहीं पता कि हम लोग एम्प्लॉय, हम लोग कंपनी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसको दिख गया कि आप लोग ये लोग काम कर रहे हो, तो बच्चों क्या बोलते हैं, मुझे भी फोन चाहिए, मुझे भी ये सब चाहिए। तो वो उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड को हम क्या करते हैं, नहीं तो हम उसको मना कर देते कि नहीं करना। तो फिर बच्चे के अंदर गुस्सा भी आता है कई बार कि ये मेरी बात को नहीं सुन रहे, मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, तो वो गुस्से में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, वो गुस्से में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। वो सब समझना है हमारे को ना, कि कुछ समय हमें अपने परिवार के लिए, कुछ समय हमें अपने लोगों के लिए देना भी है। तो आप बच्चों को, अगर आपको पढ़ाना है, बच्चों को डिसिप्लिन में लेके आना, पहले आपको खुद को अब पढ़ाना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए तभी जाकर बच्चे जो सीखेंगे, ठीक है। इस बात पे थोड़ा ज्यादा गौर करेंगे जो भी बताया गया है। अगला है अनुशासन, हो गया, ठीक है। अगला है अभिवादन, जो हमने बात करी कि हमें अपनों से, बड़ों से कैसे बात करना, कैसे उनका चरण स्पर्श करना, कैसे उनसे झुककर बात करना। तो एक श्लोक भी सुना होगा आपने बचपन में, अभिवादन श्रीलस्य नित्यम मृदो प्रसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं कि अगर हम अपने से बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब उनकी हम बात मानते हैं, जब उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे को, आपने सुना भी होगा कि जब हम किसी भी चरण स्पर्श करते हैं ना, तो हाथ जो है वो सिर पर लगाते हैं ऐसे, तथास्तु, या जो भी आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो जो भी बोलते हैं, तो सिर पर लगाते हैं। जहां भी वो सिर पर लगाते हैं ना, अपने एक वीडियो भी आई होगी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्लैंड से रिलीज होता है, और हमारे ब्रेन जो एक्टिवेट होता है। क्योंकि हमारे पीछे ना ब्रह्मरंध्र होता है, जहां से अगर आप लोग जो चुटिया बांधते हो, या फिर जो चुटिया होती है, उसके उस पॉइंट पर ना ब्रह्मरंध्र होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बुद्धि है, यश है, बल है, वो सब चीजें आपकी बढ़ती है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। केवल आशीर्वाद देने से भी आपकी वो बढ़ती। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो आपको अपने अंदर की आवाज दे रहा है, अपने अंदर की ताकत दे रहा है। तो उस आशीर्वाद के अंदर आपको, आशीर्वाद के तौर पर आपको एनर्जी मिल रही है वहां से। तो इसलिए अभिवादन करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपने से बड़ों का और अपने से जो बुजुर्गों का, उनका सेवा करते रहना चाहिए। अगला है भौतिक,
और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा सा बात कर लेता हूँ अभिवादन के ऊपर ही, कि आपको थोड़ा सा ये है कि गुस्सा जो जो बच्चे होते हैं जो इस यंग एज में आ रखे हैं, तो उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में गलत कदम उठ सकता है आप लोगों से। और दूसरी बात, जो अभिवादन की जो बात करी गई है कि हमें अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो हो सकता है टीचर हो सकता है आपके बड़े फ्रेंड्स हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपके कोई पड़ोसी हो। हमें उस सबका रेस्पेक्ट करना, ये नहीं कि हम केवल अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करें और बाहर हम लोग जो है गलत काम करिए भी नहीं। अपना रेस्पेक्ट जो है आपको सभी का करना है, पेरेंट्स हो, गुरु हो, टीचर हो, सबका करना है। क्योंकि आज के समय पर क्या हो रहा है, जो टीचर कुछ समझाने की कोशिश करता है, डांट के समझाता है, हम उसको लेके ईगो भर लेते हैं, हम उसके लिए गुस्सा भर लेते हैं, बोलते बाहर मिलो, ये करो, ये मिलेंगे, वहाँ करेंगे। तो मतलब एक तरीके से आक्रोश की भावना पैदा होती है। तो इस सबको भी हमें समझाना है, अपने बच्चों को समझाना है, बच्चों को बिगाड़ना नहीं है कि मेरे बेटे को ये ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इन सबको हटा के थोड़ा सा अच्छी सद्भावना दीजिए, सद्विचार दीजिए, सद्व्यवहार दीजिए उनको ना, इस फील्ड में लेके आना है। तो ये चीज़ बात थी। अगला है भौतिक। भौतिक मतलब जो आज के समय पे जो चाल चलन चल रहा है, आज के समय पे जो पहनावा चल रहा है, आज के समय पे जो भी दुनिया जो बदल चुकी है, जितने भी आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आविष्कार होता है ना, आविष्कार क्या बोलते हैं, आवश्यकता की जननी होती है। कोई भी आविष्कार जो होती है, जो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब आविष्कार होते हैं। आप पहले ज़माने पे नहीं गाड़ियाँ नहीं थी, आज गाड़ियाँ हैं, क्यों, हमारी आवश्यकता है। पहले इस टाइम पे फोन नहीं थे, आज फोन है, क्यों, हमारी आवश्यकता है। लेकिन हमने क्या गलती कर ली, हमने आवश्यकता को, हमने आविष्कार को अपने आदत में खराब कर लिया, हमने उसका ओवर यूज करना सीख लिया। क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, ओवर, है ना। आपने संस्कृत का एक श्लोक भी सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। मतलब क्या कहलाता है कि कोई भी चीज अगर आपका ओवर हो जाएगा तो वो हमेशा विनाश का ही रहता है, हमेशा वो गलत काम ही होता है, ठीक है। क्योंकि ओवर किसी भी फील्ड में आप ज्यादा खाओगे तो भी आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको काफी सारी बीमारी हो जाएगी। ज्यादा मोबाइल यूज करोगे, आपकी आंखें जो खराब हो जाएंगी, आपके जो है आई साइट वीक हो जाएगी। ज्यादा अगर आप बोलोगे तो आपके जो वोकल कॉर्ड है वो भी खराब हो जाएगा, ऊपर से आपसे लोग इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी फील्ड में ज्यादा नहीं बोलना, हमें चीजों को समझ के, चीजों को देखकर ही आगे बढ़ना है। तो ओवर भी नहीं करना। और बात रही भौतिक चीजों की, जितने भी संसाधन आज के समय में जो हमारे को दिख रहे हैं, हमें उनका उपयोग उतना ही करना है ताकि वो पर्यावरण को या आसपास के जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए औरों को क्या कर रहे हैं, हानि दे रहे हैं। कैसे, हम अपनी सुविधा के लिए बाइक हो गया या कितने व्हीकल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे पेड़ पौधे या जीव जंतु है उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो रही है, खुद के लिए भी खत्म हो रही है। तो ये आने वाले जो टाइम पर और ऐसे प्रदूषण रहा तो हमारे जो ओजोन लेयर है, आपने सुना होगा, वो थोड़े थोड़े उसमें छिद्र बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ठंड कम हो रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा पहले सर्दी 6 महीने होती थी, गर्मी 6 महीने होती थी। अब क्या हो रहा है, सर्दी सिर्फ 2 से 3 महीने रह गई है और गर्मियां 8-8, 9 महीने रहती है। तो इसका ही प्रकोप आगे बढ़ते रहेगा। तो आने वाले टाइम पे फिर लोग क्या करेंगे, मास्क के साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी पीछे टांग के घूमेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पूरे विश्व में। तो इस बात को ध्यान देते हुए हमें संसाधनों का उपयोग करना है, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारे संसाधन से, हमारे जो तौर तरीकों से, हमारी वजह से किसी और को हानि ना पहुंचे। हमारी वजह से केवल हम लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए, और भी प्राणी हैं और भी जीव जंतु, उनके लिए भी कुछ हो। क्यों, क्योंकि जीव जंतु बोलते नहीं है, पशु पक्षी बोलते नहीं है, ये जो पेड़ पौधे बोलते नहीं है। बोलते कौन है, हम खुद बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ रहते हैं, वो अपने जो जिस फॉर्म में वो रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि उनको क्या चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ देना हमारा काम है। क्योंकि आपको पता, आपने देखा भी होगा गौशालाएं में जो गाय हैं इधर तो घूमते रहते हैं, उनको पता है वो खाने के लिए घूम रहे। तो आप लोग अगर आपके घर में कुछ अनाज बचता है या फिर रोटी बचती है, तो आप लोग घर के बाहर रख दीजिए करिए, भाई जो भी गौशाला वहाँ पे दान दे के आ जाए करिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि आज हमने हर जगह पर क्या कर लिया, अपने घर बना लिया है, जमीन खरीद लिया, सब कुछ हमने ऑक्यूपाई कर लिया है। जबकि वो सब किसका जंगल था, वो सब हम सब का था, उसमें हमारे पशु पक्षी भी रहते थे, हमारे पेड़ पौधे भी रहते थे, सब कुछ था, वो सबके लिए था, सभी मानव के लिए था। लेकिन आज हमने क्या कर लिया, हमने अडेप्ट कर लिया उस चीज़ को, ये मेरा जमीन है, ये मेरा है, तो हमने घर मकान बना लिया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, पशु पक्षी लोग कहाँ जाएंगे, तो वो भटकते हैं। तो इसलिए वो अगर वो भटक भी रहे तो उनकी थोड़ा हेल्प करना हमें आना चाहिए, क्योंकि वो भी, उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी वो वायु ले रहे हैं, तो उनको भी हमें खाना है, पीना, जो भी उनकी आवश्यकता। सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा काफ़ी जो जीव जंतु वो तो कांप रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा उनकी हेल्प, उनको थोड़ा उड़ा दीजिए, उनके कपड़े उड़ा दीजिए, या कुछ कंबल आपको दे आइए, उसी में बांध के रखिएगा, उनको हटा के किसी अच्छी जगह पर लगा दो जहाँ पर वो ठंडी हवाएं ना मिले।
तो ऐसी सेवा की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप लोग इंसानियत है और आपके अंदर इंसानियत बची हुई है, मानवता बची हुई है, तो ये भावना से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, हमें औरों का भी सोचना है, क्योंकि औरों के लिए सोचने के लिए हम ही हैं यहाँ पर, है ना। बाकी क्योंकि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो जीव जंतु, वो लोग अपने लिए नहीं सोच पाते, क्योंकि उनके पास उतना संसाधन है नहीं। पहले क्या थे, बड़े बड़े जंगल थे, बड़े बड़े चीजें थी, तो वो लोग अपने आप को छुपा लेते थे जाके जंगलों में, झाड़ियों में। अब आज के टाइम पे ना झाड़ी बची ना जंगल बचे, तो वो लोग अपने आप को कहाँ छुपाएंगे। वो किसी के घर में घुसते हैं तो हम उसको मार के भगाते हैं, किसी के घर में घुसते हैं तो वहां से मार के भगाते हैं। तो इस चीज को समझिए आप लोग, तो थोड़ा सा उनके तरफ भी उनके सेवा भाव जाइए, सेवा वृत्ति करिए आप लोग भी, तो जीव जंतु के लिए, तो हम सब परिवार के लिए, हम सब पर्यावरण के लिए हम अच्छा रहेगा, ठीक है। अगली अब आते हैं अधूरा ज्ञान, ठीक है। अब हम वास्तविक में आते हैं। वास्तविक योग में और आधुनिक और भौतिक योग में क्या है, हमें अधूरा ज्ञान अगर हमारे पास है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए गलत है। वास्तविक योग में हमने जैसे कहा कि हम सभी चीजों पर काम करते हैं ना, हम शारीरिक तौर पे भी काम करते हैं, भौतिक तौर पे भी काम करते हैं, मानसिक तौर पे भी काम करते हैं, आध्यात्मिक और ज्ञान के रूप में भी काम करते हैं, वो हमारा वास्तविक में आ गया। और जो ये आधुनिक और भौतिक जो योग है, वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम करता है। जैसे आपने सुना होगा आज के टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है, विन्यासा चल रहा है, कभी अष्टांगा चल रहा है, कई बार अष्टांग के एक एक पार्ट को लिया जा रहा है, एक पार्ट का एक एक अंग लिया जा रहा है। मतलब इतना बड़ा योग है, योग के इतने बड़े अंश को भी उसमें भी कितने कितने टुकड़े कर करके उसका एक सिलेबस बना रहे हैं। तो इस पर ना जाके आप लोग पूरे अंग को पढ़िए। इसलिए हमें असली जो हमारा योग है, असली जो हमारा जो विधि विधान है, हमें उस पर जाना है। उसमें हमारे पास हवन संध्या भी होती है। आज के समय पर आपने देखा होगा कहीं भी हवन संध्या नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है हवन संध्या से वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। लेकिन आज के टाइम पर केवल और केवल गुरुकुल जो पद्धति बची हुई है, वहां पर हवन संध्या होने को दिखती है, या फिर हम जब कोई ओपनिंग करते हैं सिर्फ वहां पर देखने को मिलती है। अदरवाइज ये हवन संध्या जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है हमारे समाज से, लेकिन इसको वापस लेके आना है। हम जो और चीजें जो करते हैं, धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, चलो ठीक है, वो भी हमारी आस्था का प्रतीक है, वो भी हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन उनसे हटकर हमें एक हवन संध्या करें जहां पर घी का जो आहुति है वो आए, और उसके बाद जो उसकी जो ज्वाला से जो पर्यावरण जो शुद्ध होता है। तो इसके बाद इसमें भी ध्यान देना है। अधूरा ज्ञान के रूप में किस रूप में हम बात कर रहे हैं आज? अधूरा ज्ञान का मतलब ये कि कोई भी अगर आपके साथ जो भी आपके गाइडर है, जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके टीचर है, अगर वो किसी चीज को बता रहा है, किसी को सिखा रहा है, अगर वो उसमें परफेक्ट है, तो उससे आप 5 क्वेश्चन पूछिए, उसका आप जवाब दे रहे हैं तो और अच्छी बात है। आपको ना हमेशा ध्यान रखना है कि क्यों और क्या और कैसे, है ना, ये चीज पर आपको हमेशा ध्यान देना है। कोई भी चीज में क्यों करूं, उससे क्या होगा और वो कैसे होगा। अगर आपने इन पर आंसर आपको मिल गया तो समझ लो वो जो आपके जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। और कई बार होता है कि टीचर को ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता, तो वो अगले दिन आकर आपको समझाता है, तो बहुत अच्छे हैं, तो वो गुरु आपके लिए बहुत अच्छे, तो उनको आप मार्गदर्शन में आप रहिए, उनसे और आगे बढ़िए। अगर जो इसको इन सबको ना बता के वो बात को घुमा रहा है, बात को केवल पलट रहा है, इधर से उधर कर रहा है, अगले दिन भी आपने पूछा तो भी नहीं बताया, तो फिर आप वहां से हटिए। आपको फिर समझ में आना चाहिए कि ये थोड़ा सा मुझे भटका रहे हैं, जो मेरा जो, क्योंकि कई बार होता है आपको इंजरी होती है, कई बार आप बीमार भी होते हो, लेकिन आप बीमारी को पूछते भी हो किसी से तो वो बता नहीं पाते हैं, बताते हैं फिर वो गलत ही बताते हैं। योग की बात हो रही है इसके अंदर, तो इसलिए आप हमेशा क्या बात कर रखो, क्यों, क्या, कैसे और कहां से, ठीक है। ये अब जो कहां है ना, ये वाला आप बाद में ले लेना, कोई नहीं, लेकिन इन तीनों को फोकस रखना हमेशा ना, तब जाके आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलेंगे, किसी सच्चे गुरु से मिलेंगे। क्योंकि वो गुरु हो सकते हैं आपसे बड़े हो, आपसे छोटे हो, आपसे मीडियम हो, उसकी बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, वो जो ज्ञान जो है उसका वो सागर है, और हम अपने जीवन में हमेशा सीखते और सिखाते ये हमेशा रहता है। ये नहीं कि जो हमसे बड़े हो वो ज्ञानी नहीं हो सकते, जो हमसे छोटे वो ज्ञानी नहीं हो सकते, हमसे छोटे भी ज्ञानी हो सकते, हमसे बड़े भी ज्ञानी हो सकते। हमें अपनी एज को ना देखते, हमें हर जगह सीखना चाहिए। हम चाहे बड़े हो हम भी सीख सकते हैं, हम जो छोटे हो हम भी सीख सकते हैं। तो हम कई बार छोटे से सीख जाते हैं, हम कई बार बड़े से सीख जाते हैं। तो इसलिए अपने एज पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ ज्ञान लेना है, वो किसी भी एज ग्रुप से मिल सकता है। इसलिए आपके जो गुरु है वो कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि हमें ये घमंड नहीं करना कि ये मेरे से छोटा, ये इतना तेज कैसे हो सकता है, इस बात पर नहीं जाना। उन्होंने कुछ भी ज्ञान दिया, कुछ भी उन्होंने बताया, कुछ भी सिखाया जो बहुत अलग है, तो उनका सम्मान करना है, उनका मनोबल बनाए रखना है, ठीक है। आज का यहाँ तक हुआ है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। जैसे कि हमने कहा था कि आज थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल होगा कि वास्तविक योग और आधुनिक योग जो है, अब जो भौतिक योग जो है वो प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ना, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
वास्तविक योग और आधुनिक योग सीधा सबसे सिंपल फॉर्म में आते हैं हम। जैसे कि यहाँ एक बच्ची है, वो पद्मासन लगाए हुए है। तो वास्तविक योग जो हमारा जो है ना, वो असली में जो पद्मासन जो है वो पद्मासन में ही होता है ना। कोई भी अगर हम प्राणायाम करते हैं, कोई भी अगर हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं, कोई भी ध्यान लगाते हैं, तो किसी में होता है वो प्राणायाम में ही होता है, वो पद्मासन में होता है, ठीक है। क्योंकि आज हम क्या बोलते हैं कि किसी घुटनों की वजह से, सर्जरी की वजह से हम क्या करते हैं, आज हम जबकि बैठे में भूल जाते हैं। हम लोग से ऐसा भी नहीं बैठा जाता, हम लोगों से खड़ा भी नहीं हो जाता, हम लोग सहारा लेके किसी से सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने कमजोर कर लिए हमने। कैसे? हम लोग अंग्रेजी टॉयलेट में जाना शुरू कर दिए, हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने वेस्टर्न कल्चर को अपना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या, हमारे घुटने कमजोर हो गए, हमारे शरीर कमजोर हो चुके हैं। शरीर के जो जॉइंट में जो पावर होती है, जो उसके अंदर दर्द को सहने की जो क्षमता होती है, वो सब हमने खत्म कर दिया। किसकी वजह से? कंफर्ट में जाके खत्म कर दिया। अब हम क्या, कई बार आपने सुना होगा ऋषि मुनि जो हमारे जो वास्तविक जो योग में थे, वो कई कई घंटों तक पद्मासन में रहते थे, कई कई घंटों तक वो ध्यान मुद्रा में रहते थे, तब भी उनको कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, अगर हम 15 मिनट के लिए पद्मासन लगा लेते हैं तो हमारे को यहाँ पर झंझनाहट होना शुरू होना हो, मतलब हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुक गया, हाँ, और हमारा शरीर खड़ा नहीं हो जाता, पैर झंझनाहट होती, पैर जो है कांपता है। ये सारी समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ज्यादा ही मेडिकल साइंस को पढ़ लिया है। क्योंकि मेडिकल साइंस के पास जो है ना, वो वाला आंसर नहीं है, वो उस रूप में नहीं शरीर को समझते जिस रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने समझा अपने शरीर को। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जो शरीर को एक दिव्य के रूप में, एक देवता के रूप में, सब कुछ नारायण के रूप में समझा। तब जाके हमारे के अंदर, तब जाके मानव के अंदर महामानव की शक्ति आती है, तब जाके नर के अंदर नारायण की शक्ति आती है। तो हमारे को भी समझना है, हमारी जो पावर है, जो हमें जो दिख रहा है, ये शरीर है, ये केवल शरीर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे काम करती है। तो हमें उस सबको भी देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि आपने सुना होगा जो ग्लेशियर्स होते हैं, जितने जो पहाड़ों पे जो होते हैं, वहां पे जो ऋषि मुनि या जो साधु संत होते हैं, वो लोग ध्यान मुद्रा में लगे रहते बिना वस्त्र के, सिर्फ नीचे वस्त्र पहने रहते हैं। उनकी जो भुजाएं होती है नीचे तल, वो सब के सब वो वस्त्र रहित होते हैं, तब भी उनको ठंड नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ठंड को उन्होंने क्या कर लिया, अपनी शक्ति बना ली है। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि ठंड को या फिर सर्दी को और बेइज्जती को जितना आप महसूस करते हैं उतना आपको लगती है, इसलिए आप महसूस करना ही छोड़ दीजिए। दर्द को जितना महसूस करोगे उतना आपको दर्द होगा, दर्द को महसूस करना ही छोड़ दोगे तो दर्द नहीं होगा। ये कब होगा? जब आप योग में रहेंगे, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, जब आप अपने माइंड को बिल्कुल अपने अंदर काबू कर पाएंगे, जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर पाएंगे। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया को अपने जब वश में कर लोगे, अपने अधीन कर लोगे, तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, दर्द होना, यहाँ दर्द होना, यहाँ दर्द होना, पैरों में झंझनाहट होना, सब को आप जो है पार करके आगे बढ़ोगे। तो कैमरा थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे। अगर आप देखेंगे ना, पद्मासन वो हम करते हैं, कुछ भी आसन करते हैं, आपके जो दोनों घुटने होते हैं ना, दोनों घुटनों के जो तलवे होते हैं वो जमीन पर टच होना चाहिए। देखो, ठीक है, जमीन पर टच है पूरा पूरा। इसका जो लाभ क्या मिलता है, जब हमारे दोनों घुटने जब हमारे जमीन पे लग जाते हैं, इस और हमारे जो हिप जो पोजीशन है वो यू शेप बन जाती है, यू शेप। यू शेप बनने की वजह से क्या होता है, यू शेप बनने से आप जो है मैक्सिमम देर तक इसी आसन में जो है बैठे रहते हैं, मैक्सिमम देर तक आप इसी आसन को मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए जो पद्मासन जब कई बार हम करते हैं तो किसी का पैर एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, तो एक ऊपर नीचे ना हो, तो आपको अपने पैर के जो तलवे होते हैं, ये जो पैर जो है ऊपर जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट रखना है, फ्लैट, यहाँ से भी फ्लैट रखना है, इधर ये पूरा फ्लैट रखना है, ताकि आपको चुभे भी ना, है ना। उसके बाद फिर आपके जो नीचे के जो घुटने होते हैं पूरे जमीन पे लगे होने चाहिए। और मुद्रा कौन सी लगानी है? ध्यान मुद्रा। आपको कैमरा और पास करेंगे, देखो नीचे की जो पीछे की जो 3 उंगलियां वो सीधी है, और जो टिप है वो आपस में मिले हुए, टिप जो है आपस में मिले हुए। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, कमर को और गर्दन को बिल्कुल सीधी रखना है, और फेस को बिल्कुल सामने रखना है। तब जाकर आपको अपनी बॉडी बिल्कुल सेंट्रलाइज लगेगा, तब जाके आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है ना। और ये जो आसन है पद्मासन, ये हम जितने प्राणायाम करते हैं, जितनी मुद्राएं करते हैं, उन सब में हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे को डिस्टर्ब कम करता है। बोलते नहीं कि हमारा ध्यान कम भटकाता है, इधर से उधर हमें कम करता है। बाकी आप जो और आसन करते हैं उसमें क्या होता है, हम हल्का सा हिलते हैं, डुलते हैं, हिलते डुलते हैं। इसमें हम जो हिलते नहीं, इसमें हमारी स्थिरता बनी रहती है। इसी प्रकार वज्रासन है जो हमारे को वज्र के समान जो है हमारे को स्थिर कर लेता है। क्योंकि किसी भी ध्यान में जाने से पहले, किसी भी जगह पर अगर आप ध्यान लगाना चाह रहे हो, तो आपको अच्छे से बैठना आना चाहिए। तो पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में बैठिए, ताकि आप कम से कम अपनी बॉडी को हिला पाए। जितना कम आप हिलोगे उतना ही ध्यान आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ध्यान कैसे लगाना है,
जो जितने ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, अपने ध्यान को जहां आप तिलक लगाते हो, जहां पर आप बिंदी लगाते हो, बिल्कुल सेंट्रलाइज करते हो, उसको बोलते हैं आज्या चक्र। आज्या चक्र के बाद फिर हम ऊपर आते हैं, उसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, जहां पर चक्रों की लिमिट नहीं, सीमाएं नहीं है। हमारा ब्रेन जो है वो चक्रों से भरा हुआ है, पूरे उसमें हजार लाखों चक्र हैं, उसके बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, हजारों चक्रों से वो भरे हुए हैं। उन चक्रों में बाद में जाएंगे, हम अपने बिंदु को, अपने ध्यान को कहां पर लगाएंगे, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर लेके जाएंगे। तो आज हमने ये सीखा वास्तविक योग, क्योंकि वास्तविक योग जो है हमारे को अपने दर्द को काबू करना, हमारे को अपनी जो कंडीशन है उसको, उस पर काम करना, इंद्रियों को अपने वश में करना। अब आधुनिक योग में क्या है, हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पद्मासन लगाते हैं, बस 5 मिनट बाद हम खुद ही बोल देते हैं, ये जो भी टीचर होते हैं वो खुद बोल देते हैं कि आप रिलैक्स करिए, नहीं तो आपके पैर में झंझनाहट हो जाएगा। तो उन टीचरों के लिए भी है, जो भी योगा टीचर्स हैं, योग टीचर्स हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इन चीजों को सिखाइए कि आप अपने दर्द को किस प्रकार अपने मित्र बना सकते हैं, अपने दुखों को किस प्रकार अपने मित्र बना सकते हैं। मतलब अपने जितने भी कमजोरियां हैं, जितने भी आप जिससे डरते हो, उन सबको अपनी ताकत बनानी है। इस बात पर हमें काम करना है, इस चीजों पे हमें काम करना है कि जितने भी हमारे जो रह चुके हैं, जिनको हम नहीं कर पा रहे, जिनसे हम बहुत डरते हैं, उन सबको हमारे को अपनी ताकत बनानी है। इसलिए तभी जाकर हम जो है इस तरह से हम जो है बहुत आगे बढ़ पाएंगे, बहुत आगे जा पाएंगे, हम अपने दर्द को मार पाएंगे, तभी हम बहुत सारी नई चीजों को सीख पाएंगे। अगर हम दर्द को नहीं मार पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह पर रह जाएंगे। आपने सुना भी होगा, साइंस ये बोलती है कि हमारी बॉडी जो है ना के अंदर एक पावर होता है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। हमारा शरीर जो है क्या करता है, आदतों को सीखता है, उसको याद करता है और उसको फिर जो है आदत में लेके आता है, उसको जो है फिर इन्वायरमेंट में, बिहेवियर में लेके आता है। ये एक साइंस की जो अच्छी फिनोमेना है। हमारा शरीर क्या करता है, 90 दिन या 21 दिन का उसका जो रूटीन होता है वो होता है। 21 दिन के अंदर वो रूटीन बनाता है, 90 दिन के अंदर वो क्या करता है, हमारी मेमोरी जो है उसको याद कर लेगी उस चीज को। अगर मान के चलिए किसी भी कांटे के रूप में अगर आप बैठे हुए हो, वो आपको चुभ रही है, स्टार्टिंग के 21 दिन से चुभेगी, उसके बाद फिर आपको ना वो चुभेगी नहीं। क्यों कि उतना इंटेंसिटी, उतना दर्द आपका शरीर जो है सह चुका है, उतना दर्द जो है वो बर्दाश्त कर चुका है, इसलिए वो अब वो उसको सहन नहीं होगा। इसलिए उसके लिए वो क्या है, वो उसके लिए आनंद हो जाएगा धीरे धीरे आपको जाके। उसी प्रकार ठंड में देखा होगा, ठंड में अगर किसी ने अगर ज्यादा ठंडी इसको लग रही है, अगर उसने उस पर काम करा, उसने उसको वर्क किया कि मुझे नहीं, मुझे नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल है, तो धीरे 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 उसको 20-21 दिन बाद वो चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल लगने लग जाएगी, क्योंकि उसने अपने पर काम करा है। इस बात पर बहुत ध्यान देना है। और मैं आपको अभी के लिए बता दूं एक चीज, चलो वास्तविक योग में हमने अपने शरीर पे काम किया होता है, हमने अपने बॉडी पे काम किया होता है, लेकिन आधुनिक योग में आज के समय में जो देखा जा रहा है कि जो हम योगा कराते हैं, जो भी हम जिम में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अंदर गए, हमने अपने कपड़े उतारे और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तो ये ना करें, क्योंकि हमारा शरीर उस शरीर के जैसा नहीं है, तो हमारे को एकदम से कार्डियक क्रस्ट आ सकता है, कार्डियक जो है हमारा फेलियर हो सकता है, हमारे को हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। क्यों, एकदम से हमारे शरीर में लोड पड़ता है। इसलिए जो भी वर्कआउट करे आप, तो हमें कपड़े पहन कर वर्कआउट करना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी बाहर की टेम्परेचर को झेलने लायक हो जाए। और आप कई बार आपने सुना भी होगा, कुछ लोग स्नान करने गए, ठंडे पानी से स्नान किया और वो वहीं चले गए ना, बाथरूम से वो वहीं चले। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को उस पानी से अपने आप को नहीं जोड़ा, तब जाके वो जो ठंडा पानी लगने से उनकी जो हार्ट एकदम से वो वहां पर पंप करना बंद हो गई और वो एकदम से वो चले गए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और आप ठंडे पानी से नहा रहे हो तो अपने बॉडी को उतना आपको वर्क देना है, उतना आपको गर्म करना है, ताकि वो बॉडी उस ठंडे पानी को सहन करने की शक्ति बन जाए। और उसी प्रकार दूसरी प्रकार हम जाएंगे तो अपने शरीर को जब आप वर्कआउट करने जा रहे हो, जब आप किसी चीज को ठंडे मौसम में जा रहे हो, ठंडे मौसम में उतरने से पहले, ठंडे मौसम में जाने से पहले अपने शरीर को उतना गर्म भी करो। कई लोग क्या करते हैं, एसी चला के रखते हैं, गाड़ियों में एसी बहुत ऑन होता है, एसी ऑन रखते हैं, बाहर का मौसम ठंडा होता है, अंदर आपने हीटर लगा के रखा है, जैसे आप बाहर उतरते हैं आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और नाक जमना, नाक बहना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका शरीर ने उसको एडेप्ट ही नहीं कर पाया, कि उतना टाइम उसको मिला ही नहीं। इस बात का इसलिए ध्यान रखें। वर्कआउट करने के बाद शरीर का टेम्परेचर अगर हमारा हो जाए, उसके बाद ही हम अपने वस्त्रों को उतारे, अपने जैकेट्स को उतारे, अपनी चीजों को जो हमें सामान्य लेके आनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वास्तविक योग और आधुनिक योग, जो हमारा टॉपिक था, उसको हमने ये बताया कि हमें किस प्रकार अपने शरीर पर, किस प्रकार हमें अपने मन पर, किस प्रकार हमें अपनी इंद्रियों पर काम करना है, इंद्रियों को हमें अपने वश में करना है, तभी जाकर हम जो है उस जो वास्तविक योग है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो हमारी आकांक्षा है, जो हमें आत्मिक जो तौर पर मिलती है, मानसिक तौर पर जो मिलती है, उसको हम पार करके हम और आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे।
आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही है। किसी को और कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, उनका जो है हम आगे की वीडियो में उनका हम जवाब देंगे। धन्यवाद, सादर नमस्ते।